के जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। उसकी स्लाइड शेयर करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना 3 तरह से आता है। वो कहता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एक्सप्लेन इट्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, या वो ऐसे कहता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सप्लेन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या वो ऐसे पूछ लेता है आगे इसकी 3 एप्लीकेशंस कह लें कि उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये 2-3 डेफिनेशंस हैं उसमें, और उसको एक्सप्लेन करता है या उसके बारे में पूछ लेता है। कुछ केसेस हैं, सिंपली ऐसे कह लेते हैं। कुछ केसेस आगे उसके बारे में वो पूछ लेता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसके बारे में पूछता है। फिर से आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, वो पूछता है इसी सवाल को वो 3 तरीके से पूछता है। वो कहता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एक्सप्लेन इट्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, जो आज हमने पढ़ना है। वो कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करें और इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें बताएं। या वो सवाल ऐसे कहता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सप्लेन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वो कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करें और वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करके दिखाएं। ठीक हो गया। या तीसरा क्वेश्चन ऐसे होता है, वो कह देता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो आगे जाके हमने पढ़ना है। यानी इसी एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बन सकते हैं, 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक का नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल के लफ्जी मतलब की बात करें तो प्रोजेक्टाइल से मुराद ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम फेंकते हैं। फिर से, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि फेंकी जाए या थ्रो की जाए उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे हाथ में बॉल थी, मैंने उस बॉल को फेंका, हवा में फेंका। लेट्स सपोज ये बॉल थी, इस बॉल को मैंने हवा में फेंका और बॉल इस तरह मूव करती है, ऊपर 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 जाते हुए मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के फिर दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो ये जो चीज़ है, ये जो बॉल है, इसको मैंने फेंका है, इसको मैंने थ्रो किया है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको मैं थ्रो करूं या ऐसी कोई भी चीज़ जिसको थ्रो किया जाए वो क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल कहलाता है। अगर रिपीट करें, प्रोजेक्टाइल का लफ्जी मतलब होता है किसी भी चीज़ को फेंकना। फेंकी हुई चीज़ को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, फेंकी हुई चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मेरे हाथ में बॉल है, बॉल को मैंने थ्रो किया है, अब बॉल ने इस तरह का पाथ फॉलो किया है, अब इस बॉल को मैंने फेंका है, तो ये फेंके जाने वाली जो बॉल है ये क्या कहलाएगी? प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये जो बॉल मूव करती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हम डिफाइन करते हैं पहले प्रोजेक्टाइल को। अभी बात की ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम फेंकें वो प्रोजेक्टाइल कहलाती है। फिजिक्स में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम फेंकें इनिशियल वेलोसिटी दे के और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई भी एंगल थीटा बनाए उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अगर रिपीट करें तो फिर, अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को हम फेंकें विद सम इनिशियल वेलोसिटी, उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे के, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल थीटा बनाता है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को या ऐसे पाथ को या ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम फेंकें और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाए तो उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। लफ्जी मतलब क्या था? जो फेंके जाने वाले ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। फिजिक्स में हमने उसको कैसे डिफाइन किया? ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी दें और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई भी एंगल थीटा बनाए उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एग्जांपल में क्या है? फुटबॉल किक्ड बाय द प्लेयर। लेट्स सपोज आप ये देखें, ये एक आदमी बना हुआ है, यहाँ पे फुटबॉल पड़ा था, ये आदमी भाग के आता है, इसको हिट करता है, इसको स्ट्राइक करता है। जैसे इसको स्ट्राइक करेगा तो जो फुटबॉल होगा ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये जो फुटबॉल होगा ये क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, क्योंकि इसने पाँव के जरिए इस फुटबॉल को फेंका है और एक इनिशियल वेलोसिटी दे के फेंका है, और इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कोई भी एंगल थीटा बनाया, जिसकी बेस पे हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? प्रोजेक्टाइल है। दूसरी एग्जांपल है अ मिसाइल फायर्ड फ्रॉम लॉन्चिंग पैड। आप देखते हैं जहाँ से मिसाइल फायर होते हैं उसको हम लॉन्चिंग पैड कहते हैं, वहाँ पे लॉन्च हो के वो वहाँ से फायर हो रहा है।
वो कहता है कि जैसे ही मिसाइल फायर होता है किसके ज़रिए, लॉन्चिंग पैड के ज़रिए, ज़मीन पे एक लॉन्चिंग पैड्स बने होते हैं जिसके ज़रिए हम मिसाइल को ज़मीन से फायर करते हैं, तो वो भी ऐसा ही पाथ फॉलो करते हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल। अब इस केस में मिसाइल को फेंका गया, अब मिसाइल को इस तरह फेंका गया है कि उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कोई भी एंगल थीटा बनाया, और इस बेस पे उसको कहते हैं ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है। तो अभी हमने ये बात की थी प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या मुराद है, जो ये बॉल मूव करता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो बॉल मूव करता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, तो ये जो मोशन होती है इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब आप देखें ये मोशन क्या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है या वर्टिकल डायरेक्शन में। अब देखें बॉल को यहाँ से फेंका, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये टू डायमेंशनल सिस्टम में वर्क हो रहा है। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं ये जो मोशन हो रही है वो किस सिस्टम में मोशन हो रही है, टू डायमेंशनल सिस्टम में मोशन हो रही है। अगर ये मोशन टू डायमेंशनल सिस्टम में हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। इसको हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। अब आपने डिटेल से पढ़ा था डायमेंशन किसको कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास, मैं बॉल को स्ट्रेट फेंकता, बिल्कुल वो स्ट्रेट जाती, तो वो एक डायरेक्शन में था, और उसको हमने कहना था कि ये एक डायमेंशन में मूव करता है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बॉल है, ये एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट जाती, ठीक है, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली फेंकते, इस केस में हम कहते हैं कि उसने किस डायरेक्शन में डिस्टेंस या किस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म की है, एक डायरेक्शन में, यानी एक डायमेंशन में उसने अपनी मोशन परफॉर्म की है। आपने डायमेंशन की डेफिनेशन पढ़ रखी है, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन वन डायरेक्शन। अब इस केस में बॉल स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, तो हम लेंथ की मेजरमेंट करते हैं एक ही डायरेक्शन में, जिसकी बेस पे कहते हैं कि ये किस डायरेक्शन में मूव करता है या किस डायमेंशन में मूव करता है, ये वन डायमेंशनल सिस्टम में मूव करता है। लेकिन इस केस में देखें, एक हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी है और हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस भी है, यानी इस केस में हमें लेंथ की डायरेक्शन या लेंथ का जो लेंथ मेजर करनी है वो दो डायरेक्शंस में मेजर करनी है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी मेजर करनी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मेजर करनी है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है ये टू डायमेंशनल सिस्टम है, और टू डायमेंशनल सिस्टम में जो मोशन होती है उसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। हमने क्या कहा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, द टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्चुअली क्या होती है, टू डायमेंशनल मोशन होती है, यानी ये वर्टिकली भी मूव करती है और ये हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है। ये मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर होता है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन से मुराद ऐसे मोशन जो कि दो डायमेंशंस में कवर हो, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। आगे ये समझें, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किस तरह ये मूव करती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसके ऊपर जैसे ही बॉल इधर से लेके इस पॉइंट पे पहुंचती है, इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर से, टू डायमेंशनल मोशन कवर होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके ऊपर मुसलसल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और उसको हम कहते हैं ये किसकी वजह से लगता है, ग्रेविटी की वजह से लगता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर से, मैंने कहा लेट्स सपोज यहाँ से मैंने बुलेट को फायर किया, लेट्स सपोज यहाँ से मैंने बॉल को फेंका, बॉल जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी इसके ऊपर जमीन ग्रेविटी का इफेक्ट लगाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ये बॉल ऊपर जाता जा रहा है इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है, और हम कहते हैं इस केस में जो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। हमने ये बात स्टार्टिंग पॉइंट पे भी की थी कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसके ऊपर जो जी की वैल्यू लगती है, उसके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो माइनस जी के बराबर होती है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उस टाइम उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक एक एक्सेलरेशन के अंडर होता है, और उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी सिंपली हमने इसको कैसे डिफाइन किया, टू डायमेंशनल मोशन, ये टू डायमेंशनल मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके ऊपर एक मुसलसल एक्सेलरेशन लग रहा होता है जो कि किसके बराबर होता है, ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट हमने हेडिंग दी है ट्राजेक्टरी की। अब ट्राजेक्टरी किसको कहते हैं, जो पाथ ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राजेक्टरी कहते हैं। फिर से, जो पाथ कोई भी प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने फेंका,
जो पाथ वो फॉलो करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्राजेक्ट्री नाम देते हैं। यहाँ पे फुटबॉल था, फुटबॉल को हिट किया, ये इसने पाथ फॉलो किया, ये जो पाथ है ये क्या कहलाएगा? ट्राजेक्ट्री कहलाएगा। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? ट्राजेक्ट्री नाम देते हैं। फर्दर हमने क्या कहा? द ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये एमसीक्यूज में पूछता है कि जो ट्राजेक्ट्री होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो किस शेप में होता है, उसकी क्या शेप होती है? क्या वो इलिप्स की फॉर्म में होता है, क्या वो पैराबोला की फॉर्म में होता है, क्या वो सर्कल की फॉर्म में होता है? तो ये जो मोशन होती है, इस तरह की मोशन, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? पैराबोलिक मोशन। और इस शेप को हम क्या कहते हैं? पैराबोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राजेक्टरी होता है प्रोजेक्टाइल का, वो किस शेप में होता है? पैराबोला की शेप में होता है। ठीक हो गया। फर्दर हमने स्टार्ट में बात की थी कि वो सवाल कैसे पूछता है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ना लिखें तब भी ठीक है, अगर लिख देते हैं तब भी ठीक है। ठीक है। वैसे ये अलहदा ही पूछता होता है तो उस टाइम आपको बतानी होती है। वो कहता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उस टाइम आपने ये डेफिनेशन लिखनी होती है। और वो कह सकता है एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बताएं किसके? प्रोजेक्टाइल के। ये ऐसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे आगे जो हमने क्वेश्चन पढ़ना है ना, वो जो क्वेश्चन हमने कहा था कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो ज़्यादा आता है। या उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में ज़्यादा आता है, जो हमने उसके कुछ टर्म्स वगैरह पढ़नी। ठीक है, जिसको हमने कहा था टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो ज़्यादा पूछता है। लेकिन ये ऐसे या तो पूछ लेता है न्यूमेरिकल्स में, या ये पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ट्रैजेक्टरी आपको क्लियर हो गया होगा, जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसको हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। और ट्रैजेक्टरी जो प्रोजेक्टाइल का होता है वो किस शेप में होता है? पैराबोला की शेप में होता है। फर्दर हमने हेडिंग दी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस केस में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना है किसका? प्रोजेक्टाइल का। अच्छा बच्चे, ये गौर से समझना है, यही फिगर यही कॉन्सेप्ट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होने। अब देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक हाइट थी जो कि ए से लेके बी तक है। इस बी से ए से लेके बी तक की हाइट है, ये डिस्टेंस है बी से लेके ए तक। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस है। अब इस ए पॉइंट से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फायर करता हूं, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं? फेंकता हूं। और इस तरह फेंकता हूं कि उसको जो वेलोसिटी दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, उसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होता। सिंपली ऐसे कह लें कि ये एक बिल्डिंग की हाइट थी, इस ए पॉइंट पे ये बिल्डिंग का टॉप था। इस टॉप से जाके किसी आदमी ने, किसी बंदे ने गन के जरिए बुलेट को फायर किया। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब आप देख रहे हैं फोर्स अगर इधर लगेगी तो एक्सेलेरेशन भी तो इधर ही होगा। फोर्स इधर लग रही है तो एक्सेलेरेशन भी इधर ही होगा। यानी जो बुलेट होगा पहले वो स्ट्रेट जाएगा, और उसको स्ट्रेट ही जाना चाहिए। इनिशियली ये स्ट्रेट जाता है, लेकिन आप जानते हैं इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, जो कि नीचे की तरफ लगती है, जो कि जमीन लगाती है। जैसे ही ये गन के जरिए हमने बुलेट को फायर किया, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक बॉल होती है, हम बॉल को हम किस तरह फेंकते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब फेंका था तो उसको स्ट्रेट जाना चाहिए था। क्या जाना चाहिए था? स्ट्रेट जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, हम जानते हैं नेचर में फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रही होती है। वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो इस बॉल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये बॉल जो था स्ट्रेट जा रहा था। जब स्ट्रेट जा रहा था तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगी, यानी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, जिसकी बेस पे ये ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाता है, जिसकी बेस पे इसकी मोशन क्या होने लग जाती है? बेंड होने लग जाती है। और ये नीचे 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 जाके ग्राउंड को क्या कर देता है? स्ट्राइक कर लेता है। अब इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल में जितने भी हम केसेस पढ़ते हैं इसको हम आइडियल केस बनाना चाहते हैं। ये बात फॉलो करें। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं, उन केसेस में जो हम फिगर बनाते हैं उन फिगर्स को हम आइडियल बनाते हैं। आइडियल कैसे बनाते हैं? हम मानते हैं कि इस केस में ना तो किसी किस्म की फ्रिक्शन है, ना ही किसी किस्म की रेजिस्टेंस है, ना ही यहाँ पे एयर है। ना यहाँ पे एयर है, ना ही यहाँ पे फ्रिक्शन है, ना ही यहाँ पे रेजिस्टेंस है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आइडियली इसको कंसीडर करते हैं। हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ना तो फ्रिक्शन है, ना ही रेजिस्टेंस है, ना ही किसी किस्म का और इफेक्ट है। इस बॉल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगती है, जो कि कौन सी फोर्स होती है? वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स होती है, यानी वर्टिकली फोर्स होती है। और वो फोर्स क्या कहलाती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। अब फिर से समझें, मैंने बॉल को फेंका इस ए पॉइंट से, बॉल जो था वो स्ट्रेट गया। बॉल क्या था?
वो स्ट्रेट गया। अब आप जानते हैं जब फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस और किसी किस्म का इफेक्ट नहीं है तो बॉल को स्ट्रेट जाना चाहिए। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि इस केस में जो एक फोर्स लगती है और वो फोर्स कौन सी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी बेस पे ये ऑब्जेक्ट किधर जाता है, नीचे की तरफ बेंड करता है। ठीक हो गया। इनिशियली हम कह सकते हैं कि वी आई एक्स, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो किसके बराबर थी, वी एक्स के बराबर थी। अब वी आई एक्स क्यों कहा, कि वो वेलोसिटी है जो कि एक्स डायरेक्शन में थी। मैंने बुलेट को गन के जरिए बिल्कुल स्ट्रेट फायर किया हॉरिजेंटली, तो उसके जो इनिशियली जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो कौन सा था, वी एक्स था। और वी आई एक्स क्यों कहा, क्योंकि ये इनिशियल कंपोनेंट था वेलोसिटी का। अब इस पॉइंट पे मैं कहूँ वी आई वाई, वो क्या होगा, वो जीरो होगा। क्यों, हमने उसको इनिशियली हॉरिजेंटली फायर किया था। जब हॉरिजेंटली फायर किया था सिर्फ और सिर्फ इसकी जो वेलोसिटी थी वो सिर्फ हॉरिजेंटल थी, वर्टिकली ना तो वो नीचे की तरफ मूव करती है बॉल, ना ही वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो इसका मतलब इनिशियल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था वो जीरो होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, वी एक्स के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे लिखें, आप लिख लेना आप नोट्स जो बनाते हैं, वी आई वाई किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। वी आई एक्स अगर वी एक्स के बराबर है तो वी आई वाई किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे ये बॉल आगे की तरफ जाती जाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने की वजह से नीचे की तरफ मूव करती है। जब ये नीचे की तरफ मूव करती है तो उस टाइम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है वेलोसिटी का, और वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है। अब बाद में जाके वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने सिर्फ और सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टली फायर किया था। आप देखें, आप वैसे सेंस हमारी काम करती है, बुलेट को फायर करें गन के जरिए, इनिशियली वो स्ट्रेट जाती है ना, उस टाइम उसका किसी किस्म का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता वेलोसिटी का। ठीक हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स के बराबर था। ठीक है, जैसे जैसे बॉल नीचे आता गया उस टाइम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी और वर्टिकल कंपोनेंट, ये वी एक्स है ये वी वाई है, और ये भी वी एक्स है ये वी वाई। जैसे ही ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, ग्राउंड को स्ट्राइक करके उस टाइम इसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वी वाई, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। उस टाइम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता। ठीक हो गया, ये आपके पास फिगर आ गई। अच्छा, अब एक और बात इसमें समझने वाली है। हमने स्टार्ट में कहा कि हम इसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, जिसकी बेस पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बनता है, और उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी होती है वी आई एक्स, और किसके बराबर होती है, वी एक्स के बराबर होती है। ये बच्चे फॉलो करना है। न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर एफ एम ए के बराबर है तो मतलब अगर मैं कहता हूं मैंने फोर्स हॉरिजेंटल लगाई थी, तो एक्सेलेरेशन भी कौन सा होगा, हॉरिजेंटल होगा। हम लिख सकते हैं एफ उसकी बेस पे, जिस तरह ये लिखा है ये वाला, ये हमने कैपिटल एफ लिखा, उसकी बेस पे क्या लिखा, एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, ये वाला एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहा हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा हुआ है, एफ बराबर होता है एम ए के। तो अगर उसका एक्स कंपोनेंट लिखें तो वो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। इनिशियली हॉरिजेंटल कंपोनेंट में इनिशियली हॉरिजेंटली फोर्स लगती है, फिर बाद में क्या हॉरिजेंटल फोर्स लगती है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक किसी किस्म की हॉरिजेंटल फोर्स लगती है, नहीं लगती। सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स लगती है वो वर्टिकल फोर्स होती है, और वो फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होती है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसमें ना तो फ्रिक्शन होती है, ना ही रेजिस्टेंस होती है, ना ही किसी किस्म का और इफेक्ट होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगती। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स जीरो है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। फिर से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स जीरो है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो होगा, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक हो गया, ये बात फॉलो की है कि एफ एक्स जीरो है तो ए एक्स भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्यों, जो फोर्स लगती है हॉरिजॉन्टल फोर्स वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे लगती है, बाद में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगती। तो इसकी बेस पे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी नहीं है। ठीक हो गया। और इसके ऊपर फोर्स सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो वर्टिकली इसमें चेंजिंग आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं आएगा। अच्छा, आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा हो मे बी कि अब वर्टिकल फोर्स लग रही है तो हॉरिजॉन्टली मोशन में चेंजिंग क्यों नहीं आती। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं, मैंने कहा इसको मैंने फोर्स दी थी इनिशियली 10, इसकी बेस पे लेट्स सपोज जो एक्सेलरेशन बना वो भी 10 बना। जब हमारे पास वर्टिकल फोर्स लग रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जो है ये अगर एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में ना चेंजिंग, वेलोसिटी में अगर किसी किस्म की चेंजिंग ना आए तब एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब जाहिर बात है जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है
तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी कम तो होगी। फिर से हमने क्या कहा, वर्टिकल फोर्स लगने की वजह से, हमारी सेंस ये कहती है वर्टिकल फोर्स के लगने की वजह से हॉरिजॉन्टल फोर्स भी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि हम ये जानते हैं जैसे ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वर्टिकल फोर्स बढ़ती जा रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को कम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्चुअली लगती नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को कम होना चाहिए, जिसके बेस पे एक्सेलरेशन को कम होना चाहिए। लेट्स सपोज ऐसे कह लेते हैं, जब बॉडी मूव कर रही थी यहाँ से, जब फायर की तो उसकी वेलोसिटी थी 10, तो जब वो जमीन को जाके टकराती है इस फार्मूला के मुताबिक, तब भी उसकी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 नहीं होती, वो उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आती। ये क्यों नहीं आती? इसकी वजह ये है, ये जाके आप इसी टॉपिक से आगे एक बुक में फिगर बनी वो मैं आपको दिखाता हूँ, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस को निकाल दें तो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं होता हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से वर्टिकल फोर्स चेंज हो जाए और वर्टिकल फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल फोर्स चेंज हो जाए। ये बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में भी पूछता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी बेस पे वर्टिकल फोर्स बेशक लग रही है, लेकिन उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल फोर्स पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उसकी वेलोसिटी इनिशियली 10 थी तो बाद में भी 10 ही होगी। ठीक है, इसको हम फिर कर लेंगे एक्सप्लेन। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसीडर अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ए। हमने कहा एक बॉल को हमने थ्रो किया किस पॉइंट से? ए पॉइंट से, विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, जो किसके बराबर है? वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। कंसीडर, अब ये मानना है, कंसीडर देयर इज नो फ्रिक्शन। हमने कहा ना आइडियल मानते हैं इसको, यानी कि इसमें किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं है। सो नो फोर्स एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगती। द ओनली फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स होती है, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। तो हम लिख सकते हैं ए एक्स जीरो के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म की अगर फोर्स नहीं लग रही तो ए एक्स भी किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा, क्योंकि एफ एक्स किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। और जो फोर्स लगती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होती है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, ए वाई किसके बराबर हो जाता है? जी के बराबर हो जाता है। तो अब एक हमारे पास एक डाटा आया है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और ए वाई इज इक्वल टू जी। अब हमने मालूम क्या करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। हमने हेडिंग दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। फिर से, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। s होता है डिस्टेंस, वी आई होता है इनिशियल वेलोसिटी, टी होता है टाइम, प्लस हाफ ए होता है एक्सेलरेशन और टी होता है टाइम। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। तो यहाँ पे सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक, बी से लेके इस पॉइंट को आप नाम दे दें सी, इस पॉइंट को आप क्या नाम दे दें? सी नाम दे दें। और डिस्टेंस मैंने मेंशन नहीं किया, बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? कैपिटल एक्स के बराबर है। ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? कैपिटल वाई के बराबर है। ये मेंशन कर लें, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल वाई के बराबर है, और बी से लेके इस पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एक्स के बराबर है। अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होता है? कैपिटल एक्स के बराबर होता है। हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, एस की जगह एक्स आ गया, वी आई टी की जगह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया वो किसका आया? वेलोसिटी का आ गया, वी आई एक्स। यहाँ पे क्या था? वैसे वी आई था ना, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी आई एक्स, टी वैसे का वैसे, प्लस हाफ ए था। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? ए एक्स इंटू टी स्क्र। ठीक हो गया। फर्दर हम वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स वैसे का वैसे, वी आई एक्स आपने सेकंड चैप्टर में प्रूव किया हुआ है कि वी आई किसके बराबर होता है? वी आई एक्स, वी आई कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। यानी सिंपली आप लिखा जाए यहाँ ए एक्स, ए एक्स कोई पूछे ए एक्स किसके बराबर होता है, आप कहते हैं ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे वी आई एक्स है, वी आई कॉस ऑफ थीटा हम इसको लिख सकते हैं टी वैसे का वैसे, प्लस हाफ ए एक्स। हमने यहाँ पे पढ़ा है ए एक्स किसके बराबर है? जीरो के बराबर, तो यहाँ पे हमने जीरो की वैल्यू पुट किया, साथ में आ गया टी स्क्र। हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जवाब आ गया एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। फर्दर अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज करते हैं, और वो किसके बराबर होती है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। यानी इस केस में एस किसके बराबर आ जाएगा? वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर, जो कि वाई है। वी आई की जगह वी आई वाई आ जाएगा, साथ टी वैसे का वैसे, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा।
वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू, हमने स्टार्ट में कहा था कि इनिशियली जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो के बराबर होता है। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं वी आई वाई किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो वी आई वाई की वैल्यू जीरो पुट की, साथ टी प्लस हाफ ए वाई की जगह हमने लिखा है, ये देखें ए वाई किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। यहाँ पे जी लिखा और साथ में टी स्क्वायर आ गया, ये खत्म हो गया। तो वाई बराबर आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। ये आज का हमारा टॉपिक है।